हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में सबसे पहले ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किससे? आकाश गंगाओं का अनंत समूह है। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसकी उत्पत्ति लगभग 13.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा फेमस है। इसके प्रतिपादक थे जॉर्ज लेमेंतियर। अब पढ़ेंगे आकाशगंगा, मिल्की वे। एक आकाशगंगा का ही एक रूप है। आकाशगंगा क्या होता है? आकृति अनेक प्रकार की होती है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तारों का विशाल समूह आकाशगंगा कहलाता है। दुग्ध मेखला का आकार सर्पिलाकार है। इसको मंदाकिनी भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल जो सूर्य ग्रह और हम सब ग्रह हैं वो दुग्ध मेखला मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। सौरमंडल सौरमंडल के ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। सौरमंडल में ग्रह क्षुद्र ग्रह उल्काएं धूमकेतु व अन्य आकाशीय पिंडों का समूह है। इसका निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है सौरमंडल की का? सूर्य है। ग्रहों का वर्गीकरण आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बाह्य बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है जिसके आधार पर ग्रह को दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह यानी धात्विक ग्रह, पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह गैसीय या जोवियन ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आकाश के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश क्या होता है? जैसे देखो अक्षांश अगर हम ये हमारी पृथ्वी है तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत वृत्त से किसी स्थान, ये विषुवत वृत्त हो गया, बीच में किसी स्थान की पृथ्वी की केंद्रीय कोणीय दूरी, ये इस तरह से इसको केंद्र मान लो तो को हम अक्षांश कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की यहाँ से यहाँ तक गिनती करें तो 179 है। ये समानांतर होती हैं और ये कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। देखो जैसे ये सब दिखाई गई है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं है, ये 23.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश को। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव व्रत। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत। अब जो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को कहते हैं उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच को कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच के कटिबंध को कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी ध्रुव व्रत व उत्तरी ध्रुव के बीच के कटिबंध को कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव व दक्षिणी व्रत के बीच के कटिबंध को दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। अब देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? अगर ये व्रत है इसके इस तरीके से खींची जाती हैं, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा कौन सी है? ये वाली। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। इसकी लंबाई बराबर होती है। जबकि अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है? विषुवत होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अक्षांश की 171 थी। दो 171 नहीं 179, हाँ 179। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है और अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर। कितनी? ये नहीं दिया हुआ है।
अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। स्तर पर सतह के 29% भाग पर स्थल है, बाकी पर 71% पर जल है। इसका आकार गोलाकार है, ध्रुवों पर चपटी है। औसत घनत्व कितना है पृथ्वी का? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। औसत त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, अगर हम इसको पृथ्वी का केंद्र मान लें, तो जैसे हम केंद्र यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये सतह हो गई, तो ऊपर की सतह को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे मेंटल है, उसके नीचे क्रोड है। अब भूपर्पटी और मेंटल के बीच की विभाजन को मोहो असांतत्य कहते हैं। मेंटल और क्रोड के नीचे विभाजन को गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं। ऊपरी क्रोड व निम्न क्रोड के विभाजन को लेहमन संतत्य कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल के बीच के विभाजन को रैपितीय सांतत्य कहते हैं। ऊपरी भूपर्पटी और नीचे भूपर्पटी के विभाजन को कोनोराड असांतत्य कहते हैं। अब ये कभी अगर सीक्वेंस में भी लगाने को आ जाते हैं कि ऊपर से नीचे तक सांतत्य को लगाइए, तो कोन, मोह, रैपिटी, गुटेन, लेहमन, इस तरह से याद रखना। भूपर्पटी क्या है? भूपर्पटी देखो, ये पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। इसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर होती है। इसका अन्य नाम सियाल भी है। सियाल मतलब सिलिका एल्यूमीनियम की परत से निर्मित होने के कारण इसका नाम सियाल है। इसका भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना था? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% भाग भूपर्पटी घेरे हुए है। भूपर्पटी के बाद क्या आता है? मेंटल। भूपर्पटी के नीचे होता है। अब इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक हो गया? ये 100 किलोमीटर तक हो गई। मेंटल 100 से 2900 तक है। क्रोड 2900 से 6378 किलोमीटर तक है। तो मोह असांतत्य से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। इसको सियाल कहते थे क्योंकि सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से निर्मित है। मेंटल को सीमा कहते हैं क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से निर्मित है। इसका घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कि पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। तो सबसे ज्यादा जो भाग घेरे हुए है वो मेंटल घेरे हुए है। क्रोड पृथ्वी की आंतरिक परत, मोटाई गुटेनबर्ग असांतत्य से 6378 किलोमीटर तक है। इसका अन्य नाम नीफे है, निकेल और आयरन, वो लोहे की अधिकता। औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आंतरिक क्रोड इसकी ठोस अवस्था में है और बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घिरे हुए है। अब भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन। भूकंप का उद्गम केंद्र, अवकेंद्र भी कहते हैं, अधिक, जहां से उद्गम केंद्र, इसको अवकेंद्र भी कहते हैं, और जहां पर भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उन्हें अधिकेंद्र कहते हैं। सूचक क्या है कि भूकंप आने वाला है? इसका सूचना कैसे मिलेगी? वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो इससे सूचना मिलती है कि भूकंप आने वाला है। अब भूकंप आने के कारण क्या क्या है? प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानवीय भी हो सकते हैं। प्राकृतिक ज्वालामुखी, हलचल, भ्रंशन, वलन चट्टानों में। विवर्तनिक अस्थिरता, जब चट्टानों में आंतरिक हलचल होती है तो उससे भी भूकंप आते हैं। और बाह्य से परमाणु परीक्षणों से, अस्थिर प्रदेशों में बांध, विशाल जलाशयों, सड़कों का निर्माण से भूकंप आते हैं। भूकंप की तरंगें दो तरह की होती हैं, भूगर्भिक जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, और धरातलीय एल तरंगें। भूगर्भ में प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें आती हैं। धरातलीय में एल तरंगें आती हैं। अब प्राथमिक तरंगें या पी तरंगें, ये सर्वाधिक गति वाली भूकंप की तरंगें होती हैं। 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठोस, द्रव, गैस से गुजर सकती हैं।
ठोस पदार्थों में इनकी गति सबसे अधिक अधिक होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कंपन की दिशा तरंग गति के समानांतर होती है। सेलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती हैं। अब द्वितीय तरंगें, जिनको एस तरंगे कहते हैं, इनकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। ये केवल ठोस में चल सकती हैं। प्राथमिक तरंगें, पी तरंगें ठोस, द्रव, गैस सब में चल सकती हैं, लेकिन द्वितीय तरंगें केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। प्राथमिक तरंगें, पी तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, जबकि एस तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है, जबकि पी तरंग में समानांतर थी। पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती हैं। अब एल तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, जिनको लव वेव्स भी कहते हैं। एल तरंगें सबसे कम वेग वाली भूकंपी तरंगें 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। पूरे धरातल पर भ्रमण करती हैं। लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इसके कारण शैलें विस्थापित हो जाती हैं और इमारतें